आज हम आपको 12th वाणिज्य विषय में बही खाता में हम चैप्टर आज पढ़ेंगे साझेदारों का अवकाश ग्रहण के संबंध लेखे कौन कौन से किए जाते हैं उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो साझेदारों के अवकाश ग्रहण के संबंध में लेखे। जब कोई साझेदारी में कोई कंपनी में साझेदारी है और कई साझेदार हैं और उसमें कोई एक साझेदार फर्म से अलग होता है। अलग होने के कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है वो उसकी वृद्धावस्था हो गई हो और या फिर दूसरा वो हमेशा बीमार रहता हो या कंपनी कई वर्ष तक हानि की स्थिति में चल रही हो या आपस में साझेदारों के बीच में मतभेद हो गया हो या कोई साझेदार पागल या दिवालिया भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब उसमें वो साझेदार अन्य साझेदारों को छोड़ करके चला जाता है। तो ये तो थी साझेदारी में अवकाश या साझेदार के निकलने के कारण। अब मैंने जैसा कि बताया कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं, जब वो फर्म से अलग होते हैं, तब उनके बीच में जो लेखे किए जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है शेष साझेदारों का लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं, उसमें एक साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो 2 साझेदार हैं उनके बीच में जो लाभ हानि का अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें नया लाभ हानि अनुपात और प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने पड़ते हैं, जिसके संबंध में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से नया लाभ हानि अनुपात और प्राप्ति अनुपात ज्ञात करेंगे। अब दूसरा लेखा क्या होता है, ख्याति के व्यवहार के संबंध में। व्यवहार के संबंध में अब जैसा कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो फर्म में अपना स्थान बनाने के लिए पूंजी के रूप में पैसा देता है और साथ ही साथ ख्याति के रूप में भी पैसा देता है, पैसा व्यापार में लगाता है। तो जब वो पैसा व्यापार में लगाता है यानी ख्याति का देता है और जब वो फर्म छोड़कर जा रहा है तो फिर हम ख्याति खाता खोलते हैं और उससे उसके जो भी उसका हिस्सा है, जो निवृत्त साझेदार है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार, उसके ख्याति की राशि की गणना की जाती है और फर्म में उसके लेखे किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अवितरित ख्याति का हो गया, अवितरित लाभ संचय का विभाजन। अब क्या होता है कि जो लाभ आपस में नहीं बांटे गए हैं, जो लाभ बचे हुए हैं, उसको फिर शेष साझेदारों के बीच में डिवाइड किया जाता है, उसको बांटते हैं और उनके पुराने लाभ हानि के अनुपात में उन साझेदारों के आपस में लाभ को बांटते हैं, जिसके लिए हम ऋण खाता भी बनाते हैं। इसके बाद आता है पूंजी खातों का समायोजन। यह हमारा पॉइंट नंबर 4 है। पूंजी खातों के समायोजन में जैसा कि मैंने बताया कि पहले से जब कोई भी एक साझेदार चला गया, निकल गया,
तो जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी खाते बनाए जाते हैं, उनके पूंजी में अंतर होता है। कैसे अंतर होगा? जब नया साझेदार जो तो अभी मैं बता रहा था कि पूंजी खातों का समायोजन, शेष साझेदार पूंजी खातों को फिर से बनाते हैं और उनमें जो भी रोकड़ का परिवर्तन होता है, जो साझेदार निकल रहे हैं उनकी राशि को उसमें एंट्री करनी पड़ती है। इसके कारण उनके पूंजी के शेष में अंतर होता है। अब इसके बाद आता है निवृत्त साझेदार की देय राशि। ये 5वां लेखांकन होता है कि जो साझेदार साझेदारी छोड़ के जा रहा है उसकी कितनी पूंजी है, पूंजी के रूप में या ख्याति के रूप में, जो भी उसने राशि को लाया है उसको हमको देना पड़ता है और उसके लिए हम उसकी गणना करते हैं। और उसके लिए अब यहाँ पर निवृत्त साझेदार की देय राशि की कई विधि से हो सकता है। या तो हम नगद एक साथ दे सकते हैं या किस्तों में भी दिया जा सकता है। इसको हम एक मुश्त राशि या किस्तों में हम इसको दे सकते हैं। किस्त में देने में यह है कि ब्याज खाता खोलना पड़ता है और हर माह के हिसाब से उसमें ब्याज भी जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका निवृत्त साझेदार के जो देय राशि होती है वो गणना करनी होती है। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि शेष साझेदारों के जो लाभ हानि या नया अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आ ब एवं श कोई फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3, 2 और 1 है। और सब 3 साझेदार हैं, इनके लाभ का जो अनुपात है वो 3, 2, 1 का है। अब मान लीजिए कि इसमें ब साझेदारी से अलग होता है तो नया अनुपात ज्ञात करें। ये एक उदाहरण मैंने दिया कि हमारे पास पहले से 3 साझेदार हैं, आ व श है और इनका लाभ हानि अनुपात 3, 2, 1 है। ब साझेदारी से अलग होता है, मतलब फर्म से अलग होता है। तो जो शेष साझेदार है इनका नया अनुपात क्या होगा? तो हमने देखा कि पुराना अनुपात हमारा क्या है, 3, 2 और 1। अब इसमें अलग कौन हो रहा है? अलग हमारा ब हो रहा है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3 और 1, ये तो चला गया। हाँ, अगर इसमें कोई शर्त रहता कि ब के हिस्से को ये लोग क्रय करते हैं और किस अनुपात में क्रय करते हैं, अगर ये भी दिया है तो उसके हिसाब से करते हैं। मान लीजिए शर्त में ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें ये दिया है कि ब के हिस्से को ये लोग आपस में बराबर क्रय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तब इनकी नया अनुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो ब का हिस्सा हमारा यहाँ पर कितना है? यहाँ ब का हिस्सा हमारा है
2/6 है। 3 2 5 6, 2/6 है। और ये लोग मान लीजिए बराबर बराबर आपस में इसको क्रय करते हैं, तो आ का हिस्सा कितना हो जाएगा? आ का हिस्सा अगर 2/6 है तो इसने 1/2 भाग खरीद लिया। 1/2 भाग खरीद लिया यानी कितना खरीद लिया? 1/6। आने 1/6 खरीद लिया। और इसी तरह से सा ने भी, यहां पर आपको जगह कम है, अपन यहां बता दे रहे हैं, सा का क्या भाग हो जाएगा? इसमें भी 1/6 भाग खरीद लिया। तो नया अनुपात अब क्या हो जाएगा? पहले से हमारा क्या है, इसका नया अनुपात 3/6 है, तो 3/6 में हम 1/6 को प्लस कर दिए। और इसी तरह इसमें भी इसका जो पुराना अनुपात है 1/6 को प्लस कर दिए, तो ये कितना हो गया? 4/6। और इसका भी हो गया 2/6। यानी कि जो नया अनुपात आया ये क्या आया? 2/6 आया। ये नया अनुपात कितना आया? 2/6। हम अब यहाँ भी कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका यहाँ ले लेते हैं 4/6, इसका आता है सा का, और इसी तरह से आपका 2/6 आता है। यानी कि 4/2 हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या आएगा? नया अनुपात। अब हम इसी को अगर दूसरे प्रकार से आप कई प्रकार से समझ सकते हो। सिंपली इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो साझेदार निकल रहा है उसके हिस्से को पुराने साझेदार जो खरीद रहे हैं उनका क्या रेशियो है, उनका क्या अनुपात है। अगर शर्त में कुछ दिया है तब तो हम उसी हिसाब से हल करते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम उसको हटा देते हैं और शेष साझेदारों का हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके आगे के सवाल हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। कोई डाउट क्लियर हो तो भी आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।